अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब कराची के दौरे पर थे और बड़ा ये मसरूफ़ उनका सारा विज़िट रहा है, जिसमें बहुत सारी अहम मुलाकातें भी हुई हैं। और इसके अलावा जब वहाँ पर उन्होंने गुफ्तगू की तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है दहशत गर्दों को कि ये हमारा घर है और हम इसको अपनी मर्ज़ी से चलाएँगे, अपने हिसाब से चलाएँगे और किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग जो है उसमें हम नहीं आएंगे और दहशतगर्दी का कला कमा करने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे और हर हद तक जाएंगे। और इसके अलावा उन्होंने जो वज़ीरिस्तान में वाक़या हुआ, कल भी हमने उसके हवाले से गुफ्तगू की थी। उन्होंने कहा कि हमारे 6 जवान जो है उसमें शहीद हुए हैं, बल्कि आज भी वाक़या हुआ है, हम उस पर बात करेंगे प्रोग्राम में आगे जाकर। बहरहाल दहशतगर्दी के हवाले से इस वक्त जो हमें अज़्म है वो बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है और जो एक पॉलिसी है वो बड़ी वाज़ेह शक्ल में हमें नज़र आ रही है। फिर चूँकि कराची इकनॉमिक हब है तो वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे ताजिर हज़रात जो हैं उनसे भी मुलाकात की है, जो टॉप बिजनेसमैन हैं उनसे मुलाकात हुई है, एसएमईज़ से जिनका ताल्लुक़ है उन ताजिरों से भी मुलाकात हुई है और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियसली डिस्कस हुई हैं। और ये हम चाहते हैं जिस तरह से इस वक्त निगरान हुकूमत का ये मैंडेट है और वो कोशिश भी ये कर रहे हैं कि बाकी जो सारी चीज़ें हैं उनको हम साथ साथ लेकर चलें, मौशी तौर पर भी एक ट्रैक पर हम लेकर आएँ अपनी इकॉनमी को, लेकिन उसके साथ साथ इलेक्शंस की भी वो बात कर रहे हैं कि हम अपने मैंडेट के अंदर रहकर काम करेंगे। जो वज़रा उनके साथ थे उसमें वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब भी उनके साथ मौजूद थे और बाकी भी उनकी जो टीम थी उनके हमरा थी। ये सारा इवेंटफुल जो उनका टूर है इसके हवाले से हम बात करेंगे, दहशतगर्दी के हवाले से बात होगी, ये सारी चीज़ें प्रोग्राम के फ़र्स्ट हाफ में हम डिस्कस करेंगे। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त रशीद साफ़ी साहब, सीनियर तज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है हमायूं ख़ान साहब। हमायूं ख़ान साहब भी सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार हैं, आपको भी बहुत शुक्रिया हमायूं ख़ान साहब। वाया स्काइप शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब भी सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज़ियाकार हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मैं चाहती हूँ साफ़ी साहब आपकी तरफ आऊँ और आपसे आगाज़ कर लेते हैं। सबसे ज़ाहिर है कि ये एक बहुत अहम उनका विज़िट है और जब से उन्होंने हुकूमत संभाली है, कुर्सी संभाली है, पहली दफ़ा ज़ाहिर है वो कराची गए हैं। तो इस विज़िट को ओवरऑल आप कैसे देख रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें इसमें हमने देखी हैं, फिर दहशतगर्दी के हवाले से भी पैगाम दिया गया है, फिर इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए भी कोशिशें हमें नज़र आ रही हैं। ओवरऑल क्या लगता है आपको कि इसी तरह से अगर चीज़ें आगे बढ़ें तो यकीनन बेहतरी आएगी? शुक्रिया नाहिद। अनवारुल्लाह काकड़ साहब को आपके मेरे साथ जो पैनल में दीगर दो मौजूद साथी है, दोनों उनको जानते हैं ज़ाती तौर पे, तो उनकी शख्सियत से आगाही रखने वाले सब जानते हैं कि वो एक अंतक मेहनत करने वाले शख्स है। तो आपने देखा कि कल वो अपने जो है जड़ानवाला गए थे और आज जो है कराची में उन्होंने एक मसरूफ़ दिन वो गुजार रहे हैं। और जिस तरह आपने अपने इब्तिदाइया में कहा कि उन्होंने मुतअद्दिद मुलाकातें की और मुख्तलिफ़ उमूर पे उन्होंने तबादला ख्याल किया, अहकामात जारी की। मेरे लिए और देखने वालों के लिए शायद जो सबसे अहम बात थी उनकी जो दहशतगर्दी के लहर के हवाले से जो एक बिल्कुल वाज़े और ठोस पैगाम था, वो इंतहाई अहमियत का था। और जो असफर साफिलीन का जो उन्होंने इस्तिलाह इस्तेमाल की दहशतगर्दों के लिए, तो इससे वही एक तसलसल इसमें मुझे नज़र आया जो आर्मी चीफ साहब ने दौरे पेशावर के दौरान ग्रैंड कबायली जरगा से ख़िताब के दौरान जो ख़िताब किया कि दहशतगर्दों का पीछा किया जाएगा और असल ठिकाने उनके तबाह किए जाएंगे। और आज भी आर्मी चीफ वज़ीरिस्तान का गए हैं और उस इलाक़े का दौरा किया है जहाँ पे कल शहादतें हुई थी निस्फ दर्जन के करीब फ़ौजी जवानों की। तो उनका भी यही अज़म था कि दहशतगर्दों का पीछा किया जाएगा, हथियार रखने तक जो है दहशतगर्दों को नहीं छोड़ा जाएगा, ना सिर्फ दहशतगर्दों को बल्कि उनके सहूलतकारों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो हमें जो ओवरऑल इस दौरे के दौरान एक बात हमें यही लगी कि जो निगरान हुकूमत है सिक्योरिटी पॉलिसी के हवाले से, सिक्योरिटी फोर्सेस की जो एक पॉलिसियों का तसलसल है उसके साथ उनका बिल्कुल हम आहंगी है। और जो इस वक्त जो एक क़यादत इस्लामाबाद में मौजूद है और एक क़यादत जो रावलपिंडी GHQ में मौजूद है, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ वो यकसू है
दोनों की सोच और अप्रोच में हमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, और अवाम यही चाहती है कि जितने भी हमारे मुअज़्ज़ज़ इदारे हैं, सब इदारे मिल के हमें इस अफरियत से निजात दिलाए। शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब का जिस इलाके से ताल्लुक़ है, वहाँ पे भी आग लगी हुई है, वक्तन फ़वक्तन जो है दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और बतदरीज उसमें इजाफ़ा हो रहा है। जो खैबर पुख्तूनख्वा का जो सरहदी पट्टी है, रोज़ शहादतों की नई दस्ताने रकम हो रही है, मुकामी आबादी को तकालीफ का सामना है। आज भी ज़िला लदा वज़ीरिस्तान के इलाके में झड़पें हुई है और दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी का मुजाहरा किया है, लेकिन ये तसलसल जो है दहशतगर्दी का, इसका अब हमें यही लग रहा है कि फ़ौजी क़यादत और हमारी जो सियासी और पार्लिमानी जो क़यादत है वो इस बात पे मुत्तफ़िक़ है कि अब ये जो है सतही इक़दामात से ये चीज़ जो है वो कंट्रोल नहीं होने वाली, दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी की ये लहर। इसलिए हम ये तवक्को कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस बेस, टारगेटेड बेस, और जो जिम्मेदार है असल दहशतगर्दी के सपोर्टर, जितनी भी सपोर्टर्स है और जो दहशतगर्दी फैलाते हैं, चाहे वो मुल्क के अंदर हो चाहे मुल्क के बाहर हो, उनका मुकम्मल कला कमा किया जाए और कोलेटरल डैमेजेस से हत्तल वसा कोशिश की जाए कि आम सिविलियन लोगों को इन कार्रवाइयों में तकालीफ ना हो, ताकि हमारे दुश्मन को या जो हमारी सफ़ों में मौजूद कुव्वतें हैं उनको ये कुछ गुल खिलाने का मौका ना मिले। क्योंकि जब आपके घर बार उजड़ते हैं, जब आपके घर बार कोलेटरल डैमेज में डैमेज होते हैं, ख़राब होते हैं, तो फिर ज़ाहिर है फितरी तौर पर गुस्सा भी सामने आता है। तो एहतियात से आगे बढ़ने की ज़रूरत है और इत्मीनान इस बात का है कि जो निगरान हुकूमत है और जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो एक पेज पे हमें नज़र आ रहा है सिक्योरिटी पॉलिसी के हवाले से। ठीक है, अच्छा हमायूं साहब, मैं आपसे ज़रा इन्हीं के हवाले से बात करना चाहूँगी। बड़ा इम्पॉर्टेंट, उन्होंने ज़ाहिर के वहाँ पर ताजिरों से मुलाकात की है। उन्होंने कहा हम एक नया कराची बनाना चाहते हैं कि जहाँ पे अमन व अमान हो, सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत बेहतर हो। फिर टैक्सेस के हवाले से भी उन्होंने कहा कि जो आपके मसाइल हैं उसको हम हल करेंगे, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, जो कार्टेल हैं, उनके ख़िलाफ़ एक जामे पॉलिसी बनानी चाहिए। और फिर प्राइस कंट्रोल के हवाले से भी उन्होंने कहा कि जो कमेटीज़ हैं उसको भी फॉल किया जाए। तो क्या लग रहा है आप कि एक अब डायरेक्शन पे आ गए हैं हम इकॉनमी के हवाले से, जो इक़दाम करने चाहिए उसका आगाज़ कर दिया उन्होंने? जी, थैंक यू नाहिद। मेरा ख्याल है कि ये जो उनकी मीटिंग थी या ये जो उनकी मुख्तलिफ जगहों पे मीटिंग्स हुई हैं स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज़ के जो ताजरान हैं उनके साथ, फिर उसके अलावा जो है उनकी मुख्तलिफ वफूद जो हैं उनके साथ हुई, पीपल्स पार्टी के वफ्द के साथ हुई, MQM के लोगों के साथ हुई, और बहुत सारे ऐसी उनकी जो सारा दिन मसरूफियत के अंदर गुजरा। मैसेज बड़ा क्लियर था कि कराची जो कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब है और हमारी सबसे ज़्यादा जो जनरेशन और GDP है वहाँ से होती है, पोर्ट सिटी है और वहाँ पे बड़े अरसे से जो है इश्यूज़ थे। फिर उन्होंने पुलिस को स्पेशल हदायत की कि वहाँ पे जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, फिर जो बिजली और गैस के मसाइल हैं जो कैपको है उसके साथ उन्होंने जो है जो कंसर्न मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि बात करके जो है वो किया जाए। तो ये एक जो डायरेक्शन थी वो बेसिकली यही है कि कंटिन्यूएशन ऑफ गुड पॉलिसीज़ है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, और उसके साथ साथ उनके बाकी कैबिनेट मेंबरान की अगर आप जो मसरूफियात देखें, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, आज उनकी 3 जो सफरा हैं उनके साथ, और तीनों पाकिस्तान के अहम तरीन दोस्तों में हैं, जिसमें चीन के सफ़ीर जो थे, UAE के सफ़ीर थे और उसके अलावा अमेरिका के सफ़ीर थे, उनके साथ मुलाकातें हुई और फिर रीअफर्म किया गया कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, CPEC से रिलेटेड, GCC और UAE की पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट उसको करने के अंदर, और फिर अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात, और उसके अंदर भी इकोनॉमिक एंगल जो है वो बड़ा अहम था कि उसको फोकस किया जाए। अमेरिकी जो यहाँ पे बिजनेस लीडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ पे लाया जाए। तो ये सारी चीज़ें इसकी चीज़ की तरफ डायरेक्शन करती हैं कि केयर टेकर सेटअप में प्राइम मिनिस्टर काकड़ की जो प्रायोरिटीज़ हैं, पहले उन्होंने मुख्तलिफ जो गुफ्तगू की, उन्होंने ये कहा कि हमारा एक शॉर्ट टर्म मैंडेट है, हमने इलेक्शन करवाने में इलेक्शन कमीशन की और स्टेट मशीनरी की मुआवनत करनी है, लेकिन उसके साथ साथ डे टू डे फेज़ जो बहुत अहम है क्योंकि हम एक बड़े क्रिटिकल फेज से गुजरे हैं इकोनॉमिक उस पॉइंट ऑफ व्यू से,
उसमें आपने अपने जो कॉमर्स है, इकोनॉमिक है, फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके साथ मिलके एक पॉलिसी बनाई है कि इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी है, दोस्तों को अपने साथ रखना है, आईएमएफ का जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है उसको इम्प्लीमेंट करना है और उसकी जो पॉलिसीज पिछली गवर्नमेंट ने जो एग्री की थी उनको चलाना है। तो एक बड़ा एक होलिस्टिक है। मेरा ख्याल है कि जितना थोड़ा वक्त है इनके पास, उस डेडिकेशन के साथ ये जाके मिल के, और फिर दहशतगर्दी का भी रशीद साहब ने जो जिक्र किया, तो प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम का बड़ा क्लियर विजन है कि हमने कौन कौन सी चीज़ों को टैकल करना है। बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के ऊपर कॉन्फ्रेंस करा के माइनॉरिटीज़ के राइट्स के ऊपर बात करनी है, इकॉनमी को हमने प्रमोट करना है, और फिर अपने दोस्तों को मिला के इन्वेस्टमेंट लानी है। तो मेरा ख्याल है कि अगर इनको 3-4 महीने मिल जाते हैं एज़ पर जो उनका मैंडेट है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से, मेरा ख्याल है वन ऑफ द पॉजिटिव जो हमारा वो आएगा, जो होते हैं निगरान हुक्मरान जो हैं, उसमें ये हुकूमत जो है, ये सेटअप जो है इसका बड़ा अच्छा टाइम, और आप इनको याद रखेंगे, एक इम्पैक्ट आपको नजर आएगा कि वाकई ये काम कर रहे हैं। ठीक है, हम चूंकि दहशतगर्दी के हवाले से पहले भी बात कर रहे थे, मैं शहजादा जुल्फिकार साहब की तरफ यही पॉइंट लेकर जाना चाहूँगी। सर, बड़ा कैटेगोरिकली कहा है आज वज़ीर आज़म साहब ने जब बात की, उन्होंने कहा कि हम किसी सूरत इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारा घर है, अपने अंदाज से चलाएंगे, और ये ना समझें कि इस किस्म की कभी हरकतें जब आप करते हैं तो इससे हमारे हौसले पस्त हो जाएंगे। हम इसी तरह से सारी चीज़ों को लेके चलेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बल्कि कराची के हवाले से उन्होंने कहा कि यहाँ पे सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो ज़्यादा मुतहर्रिक हो जाएं, पुलिस की मौजूदगी नज़र आनी चाहिए। अमन और अमान के हवाले से पूरे मुल्क को हम साथ लेकर चलना चाहते हैं। सर, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखिए, आज उनकी मैं जोड़ूंगा उनके सनतकार हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनसे उसके इजलास से उन्होंने जो बात की और इकोनॉमी पे बात की। और देखें, इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए मुल्क एक साजगार माहौल आप प्रोवाइड करेंगे। वो हुकूमत का बेसिक जिम्मेदारी है कि वो साजगार माहौल लोगों को प्रोवाइड करें, जिसमें लोग अपने इकोनॉमी से जुड़े रहें, लोकल इकोनॉमी को जनरेट करें। ट्रेडर्स जो हैं वो बिला खौफ और खतर अपने घर से निकले, अपनी इंडस्ट्री जाए, वहां से वापस अपने जो वो प्लेसेस हैं उनके, वहां से वो मूवमेंट उनकी फ्री हो, और उसको ये लगे कि हमारे जो फोर्सेस हैं, हमारे पुलिस है, हमारे दीगर अदारे हैं, उन्होंने नजर रखी हुई है। तभी ये हो सकता है कि कारोबार फले फूले, रोजगार के मौके निकलेंगे। जब ये चीजें नहीं होंगी तो दहशतगर्दी जो है वो फिर दहशतगर्द को तो यही चाहिए कि खौफ हो। एक वाकया करता है महीने में एक दफा, 15 दिन में एक दफा, और ऐसा खौफ फैला देता है, उसके बाद तो कोई वो जो है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि वो मूवमेंट में अपनी गाड़ियां साथ, अपने सिक्योरिटी साथ, पुलिस वाले साथ, अपनी जाती गार्ड साथ। तो क्या ये हमारा मुल्क इस चीज के को एफोर्ड कर सकता है कि हर दूसरा बंदा जो है ये बंदूकें लेकर जो है गाड़ी में आगे पीछे जो है उनके लोग हों और वो मूव करें? तो ये दहशतगर्दी को उनकी, तो जब देखें आप सेनेट की तकरीरें निकाल लें, उससे पहले भी उनका नैरेटिव शुरू से ये रहा है कि किसी लीनियंसी जो है दहशतगर्दों के लिए, मिसक्रिएंट्स के लिए, सबोटेट्स जो है उनके लिए कोई लीनियंसी नहीं है। गवर्नमेंट हर तरह से अपना काम करे। तो आज अगर उनकी वो तकारीर जो है आप सुने, उनकी एक जो खास बात थी, उन्होंने कहा कि जो रेमिटेंसेस भेजते हैं उनके ब्लड एंड स्वेट क्या वो है पैसा, और वो ब्लड एंड स्वेट के उस पैसे से हमें बहुत हौसला मिलता है, वो चीजें बेहतर आ जाती हैं। लेकिन क्या ये इसका हल है? इसका तो मुस्तकिल हल निकालना चाहिए। उन्हें कहा कराची के जो लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो मुझसे भी बेहतर खवास में आते हैं। वो सही मानों में मुल्क की जो तरक्की है उसमें वो ईंधन प्रोवाइड वही करते हैं कि मुल्क की तामीर और तरक्की हो, रोजगार लोगों को मिले और मुल्क बेहतर तरक्की करे, आम आदमी को उसका फायदा मिले, लाइफ स्टैंडर्ड लोगों का बेहतर हो। तो ये चीजें जब जाकर उन्होंने एड्रेस किया, और ये काफी हौसलामंद है, उनका हौसला है, और दहशतगर्दों के लिए हौसला शिकनी है ये कि, और फोर्सेस को साथ का शाबाश भी दी उन्होंने। पुलिस को कहा कि आप अमन अमान की जो है वो पूरी आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को इतने बेहतर तरीके से उसको मेंटेन करें कि जिससे आम आदमी को मैसेज जाए कि ये लोग हमारे मुहाफिज हैं, उनसे खौफ और नाक है, उनको मुहाफिज जो है वो करें। तो मैं समझता हूँ कि ये काफी एक हौसलामंद बात है और हौसले की बात है उन ट्रेडर्स को, जो उन्होंने मैसेज दिया है। गवर्नमेंट की एक पॉलिसी वजह की है
कि हम ट्रेडर्स के लिए क्या सोचते हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमारा मैंडेट ये भी है कि हम जो इंटरनेशनल मॉनेटरी अदारे हैं उनके साथ जो मुआहदा हुए हैं उनको मॉनिटर भी करते रहे, उनको वक्तन फवक्तन देखते भी रहे। ये हमारा मैंडेट हमें दिया गया है, ये एम्पावर किया गया है। ये भी उनको बताकर उनको ये हौसला उनका बढ़ाया कि आप बिला खौफ खतर जो है आप अपने लगे रहें। और एक बात और बहुत उन्होंने जो इम्पोर्टेंट की है, उन्होंने कहा देखिए आम आदमी ये कहता है कि टैक्स कलेक्शन जो टैक्स दे रहा है वो कहे कि हमारा टैक्स जाया नहीं जा रहा है, हमारा टैक्स जो है रिटर्न में लॉ एंड ऑर्डर पे खर्च हो रहा है, रिटर्न में हमें फैसिलिटीज मिले और जो उसमें गलत उसमें इस्तेमाल ना हो। तो ये 2-4 चीजें जो उन्होंने जो बात की है मेरे ख्याल में वो काफी हौसला है बढ़ाने वाली बात है आम आदमी के लिए कि कराची आइट जो है वो ये समझे कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है जितने दिन भी ये हैं, जितने दिन भी ये उसमें हुकूमत में है, ये हमारी हिफाजत के लिए हैं और हमारे लिए बेहतर सोच रहे हैं। और ट्रेडर्स को ये मैसेज दिया गया कि आप बिला खौफ खतर काम करें, आपको किसी सूरत तंग नहीं किया जाएगा, या आप ये सोचें कि नहीं जी हमारे लिए जो है ये वैसे ही नए ऐसा जवाबित और एक ऐसा कोई काम रूल्स एंड बिजनेस को इस तरह क्रिएट करें या इस तरह माहौल क्रिएट करें जो हमारे लिए मुश्किलात हैं। आप अपने तौर पर काम करें और टैक्सेस हमने देने हैं ताकि लोगों के लिए हम ये ट्रांसफर करें, उनके लिए ये सहूलियत। जी ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। कराची का विज़िट किया है वज़ीर आज़म साहब ने, इसी तरह से दीगर सूबों का भी जब विज़िट होगा, इस वक्त हमें डायरेक्शन नज़र आ रही है कि तमाम सूबों को वो साथ लेकर चलना चाहते हैं और जो उनका मैंडेट है, जो काम वो करना चाहते हैं, अब एक डायरेक्शन सेट हो गई है कि किस तरह से उन्होंने ये सारी चीज़ों को लेकर चलना है। मज़ीद भी हम बात करेंगे, कुछ और टॉपिक्स भी हमारे पास हैं, बस एक ब्रेक मुझे लेना है, उसके बाद वापस आ रहे हैं। यहाँ मसाइल की बात नहीं करेंगे, जिस मुल्क के मसाइल की हम तमाम शोज़ में बात करते रहें, आज उस वतन की बात करते हैं। तुम अपनी सेहत का शुक्र अदा करोगे तो तुम्हें सेहत दूंगा, अगर तुम अपनी तालीम का शुक्र अदा करोगे मज़ीद तालीम दूंगा। कुर्बानियों की बात करें तो लाइन लगी हुई है ऐसे शहीदों की, और आज उनकी फैमिली जिनके बच्चे हैं, और आज तक ये कुर्बानियाँ सरहदों पर जारी है। शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का ईमान, मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। वेलकम बैक टू द शो। और नाज़रीन, जिस तरह हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब कराची में जिस तरह से बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई हैं, बेहतरीन शख्सियात से उन्होंने मुलाकात की है, अब ओवरऑल एक जो तासुर है वो ये उभर रहा है कि जिस तरह वो तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, जिस किस्म की वो चीज़ें कर रहे हैं, जिस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, दहशत गर्दी को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, इकॉनमी पे फोकस कर रहे हैं और सियासी माहौल को भी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें एक बड़ा खुशगवार सा तासुर देती हैं, एक बड़े पॉजिटिव, एक खुशगवार, एक अच्छी रिवायत हमें नज़र आती है। और वो अपने आप को एक, आप ये कह सकते हैं कि गैर जानिबदार हुकूमत के तौर पर सामने लेकर आ रहे हैं। एक ऐसी हुकूमत जिस पर तमाम सियासी जमातें जो हैं वो भी इत्तेफाक करती हैं, उनका कंसेंसस नज़र आ रहा है, कोई तहफ़्फ़ुज़ात हमें नज़र नहीं आए हैं, और उनकी जो पॉलिसीज़ भी हैं वो भी एक्सेप्टेबल इस वक्त नज़र आ रही हैं सबके लिए, ना सिर्फ आवाम के लिए बल्कि तमाम सियासी जमातों के लिए, बाकी इदारों के लिए भी एक हमें एक अच्छा ओवरऑल माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले दिनों हमने ये देखा, न सिर्फ वज़ीर आज़म साहब खुद बल्कि उनकी जो कैबिनेट है, जो उनके लोग हैं, वो भी इसी तासुर को आगे बढ़ा रहे हैं।
पिछले दिनों जो एक ट्वीट आया सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का, जो मसाइल थे उसके हवाले से ज़ाहिर बात हो चुकी है, बिल के हवाले से, तो उस पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर कानून ने और वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने, तो उनसे जो सवालात किए गए उसमें उन्होंने बड़ा मौसर तरीके से, बड़े पॉजिटिव तरीके से जवाब दिया कि हम कुछ गलत नहीं करना चाहते, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं और जिस ओहदे का जो तकद्दुस है हम उसको ज़रूर बहाल रखेंगे। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिससे किसी का तकद्दुस जो है वो पामाल हो, वो मजरू हो। बड़ी अच्छी चीज़ हमें नज़र आई है। ये चीज़ें जो हैं मैं अपने पैनलिस्ट से डिस्कस करूँगी। साफ़ी साहब, ओवरऑल आपको क्या असर महसूस हो रहा है? जो बातें मैंने की, क्या आप उसे इत्तेफाक कर रहे हैं? आपको ये लग रहा है कि चीज़ें एक मौसर तरीके से आगे बढ़ रही हैं और एतमाद उनको हासिल है? देखिए, अनवारुल काकर साहब को जब निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा रहा था तो उस वक्त भी ये तासुर कायम हुआ था। तमाम बड़ी सियासी जमातों ने उनके नाम पे इत्तेफाक किया था और जैसे उनका नाम आया तो बला किसी चू चढ़ा के उनके नाम को कबूल किया गया। सियासी जमातों के जो अभी तक हमें नज़र आ रहा है, उनके तवक्कुआत पे निगरान वज़ीर-ए-आज़म और उनकी टीम पूरा उतर रही है। उसकी वजह बुनियादी ये है कि एक तो एक मुतहर्रिक शख्सियत बजात खुद काकड़ साहब और टीम में तमाम लोग अपने शोबों के यकता और ताक लोग हैं, अपने शोबे को और अपने काम को समझने वाले लोग हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब की आपने बात की, एक सीनियर सहाफ़ी है, सहाफ़त के नाज़िक बारीकियों से वो आगाह है, रेडियो को समझते हैं, न्यूज़पेपर को समझते हैं, टीवी के नेचर को समझते हैं, इसलिए वो इंतहाई एहतियात से, क्योंकि तर्जुमानी उन्होंने पूरी निगरान हुकूमत की करनी है, उनके कांधों पे जिम्मेदारी आयद की गई, तो अभी तक वो बहुत ही मौसर अंदाज में और जो निगरानों का काम निगरानी होती है उस तक अपने आप को महदूद उन्होंने रखा है। आज भी मैं उन्हें सुन रहा था, एक बड़े टीवी चैनल पे वो इंटरव्यू दे रहे थे जब उनसे सदर पाकिस्तान की ज़ात के हवाले से पूछा गया, उनके जो अफ़आल है उनके बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि देखिए सदर पाकिस्तान का मनसब जो है वो एक आईनी ओहदा है, उस पर जब तक वो बराजमान है तो उनके खिलाफ ना तो निगरान हुकूमत की किसी कार्रवाई का इरादा है और कानूनन आईनन आप बराह रास्त कोई कदम उठा भी नहीं सकते। ना हमारा कोई सियासी दोस्त है ना सियासी दुश्मन है। एग्जैक्टली, ये बात जो है यही तवक्को निगरान हुकूमत से हर जगह होती है। अब हमने इस मुल्क में और भी निगरान हुकूमत है, अभी हाल ही की बात है जब खैबर पुख्तूनख्वा में निगरान हुकूमत सूबाई सतह पे कायम हुई, उनके पहले काबीना को पूरे का पूरा काबीना फारिग करना पड़ा। गवर्नर के किरदार पे अभी तक उस जमात के जिस जमात से उनका ताल्लुक है उनके इत्तेहादी जमातों के एतराज़ात कायम है, लेकिन यहाँ पे मामला अलग है। आप मुर्तज़ा सोलंकी साहब को देख के, काकड़ साहब की हम बात कर चुके हैं, आप सरफराज भुट्टी साहब को देख के, आप अहमद इरफान असलम साहब को देख के जो वज़ीर कानून है, शमशाद अख्तर साहब को देख के, आप जिलानी साहब को देख के, ये अपने शोबे को और अपने काम को समझने वाले लोग हैं, अपने काम पे फोकस्ड है। वज़ीर कानून सिर्फ वजारत कानून तक महदूद है, वज़ीर दिफा जो है सिर्फ दिफा के शोबे को देख रहे हैं। जिस तरह अमान खान साहब फरमा रहे थे कि आज भी इंतहाई बिजी दिन उन्होंने गुजारा, अहम सफरा से उनकी मुलाकातें हुई हैं। वज़ीर जो दाखिला है उन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से आज उनकी ब्रीफिंग हुई है, उसके हवाले से जो एक पॉलिसी उन्होंने मुरतब करनी थी उस हवाले से वो फोकस्ड है। वज़ीर इत्तलात अपने काम पे लगा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो गैर जानिबदार निगरान हुकूमत का जो तासुर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम लीडर की होती है, यानी अनवारुल हक काकड़ साहब की, वो उसमें कामयाब रहे हैं। हमारी यही तवक्को और दुआ है कि इंतखाबात जो असल काम है इस हुकूमत का, उस वक्त तक इनका ये तासुर कायम रहे। बल्कि हम इससे ज़्यादा दुआ इसलिए भी कर रहे हैं कि जब इंतखाबात के रिजल्ट्स आ जाए उस पर भी इसी तरह तमाम सियासी जमातों का उस पर यकीन भी हो और उसको कबूल भी किया जाए, तो हमें ज़्यादा इत्मीनान होगा और ये अनवारुल हक काकड़ साहब उनकी काबीना की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। ठीक है। अच्छा, हुमायूं साहब, बार बार वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि हम केयर टेकर हैं, हम सिर्फ निगरानी करने आए हैं, बाकी सारी चीज़ों को भी जाहिर है कि जो सारे डे टू डे अफेयर्स हैं वो भी हम बेहतरीन तरीके से चलाएंगे, लेकिन साथ ही साथ हमारी ये भरपूर कोशिश होगी कि हम साफ शफाफ इलेक्शंस करवाएं जो हमारा मैंडेट है। जी देखिए, मेरा ख्याल है कि हमारी हिस्ट्री के जो केयर टेकर सेटअप इससे पहले आए हैं उसमें
ये सिंगल आउट होता है ये केयर टेकर सेटअप, क्योंकि जिस टाइम पे ये आया एक इंतहाई अजीब और गैर मामूली किस्म की पॉलिटिकल पोलराइजेशन थी। फिर हम जियो पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में दुनिया की और उसमें देखें तो हम एक अजीब जो है उस अजीब और गैर मामूली जो है परेशान कुन हालात जिसमें दहशतगर्दी की लहर दोबारा बहुत तेज़ी से आ रही है उसके अंदर है। और फिर तीसरी जो है हमारी माशी सूरत हाल जो है वो पिछली हुकूमत ने जो 15-16 महीने गुजारे उन्होंने हमें एक ब्रीदिंग स्पेस दी, लेकिन ये ब्रीदिंग स्पेस जो थी उसके ऊपर बड़ी सख्त शराइत थी हमारे दोस्त ममालिक की तरफ से भी और फिर IMF की तरफ से और इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं उनकी तरफ से। उसको लेके चलने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी थी, इसीलिए जो हुकूमत जब वो पिछली जा रही थी तो कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स भी की गई कि इनको ऐसे इख्तियारात दिए जाएं कि वो कुछ ऐसे फैसले कर लें, क्योंकि ये जो 4 महीने ये 4-5 महीने जितने भी होंगे कानून के मुताबिक उसमें इनके पास अगर फैसला साजी की सहूलत नहीं होती तो मुल्क जो है इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि आपने एग्रीमेंट तो कर लिए क्योंकि आपकी बहुत सख्त शराइत थी IMF के साथ। तो इन सारी चीज़ों के अंदर देखा जाए तो ये एक बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था इस जो केयर टेकर सेटअप है। और ऑल्दो इट्स अ केयर टेकर सेटअप बट लेकिन मुझे लगता है ये है कि इट्स अ कनेक्टिंग सेटअप पिछली हुकूमत से अगली हुकूमत तक वो मुंतकिल, हम उसको केयर टेकर कहते हैं। वो जो कंटिन्यूएशन थी वो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है इनके ऊपर। अब इन्होंने इलेक्शन करवाने में जो है बहुत अहम किरदार अदा करना है, इकॉनमी को सस्टेन करने में 4-5-6 महीनों में उनके फैसले बहुत अहम होंगे, और फिर जो दहशतगर्दी के अंदर कौम को मुत्तहिद करना है वो, और फिर जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है उसको भी कैप करना है या उसको ब्रिज करना है। ठीक है। तो ये 4 बड़े अहम इनके जो है मैंडेट है इनके पास। तो मेरा ख्याल है कि जो फैसले हुए अभी रशीद साहब ने बड़ा सेर असल इसके ऊपर जो कहा, टोन सेट की जा रही है उससे आपको ये लगता है कि ये सब काम करने में कामयाब हो जाएंगे? दिन या 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का जो हो चुका है उससे लग ये रहा है कि बहुत अच्छे इनके फैसले हुए। इनके इंटीरियर मिनिस्टर, इनके फाइनेंस मिनिस्टर, इनके जो रिलीजियस अफेयर के मिनिस्टर, इनके फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर और इनके प्राइम मिनिस्टर जो है उस हिटिंग द राइट कॉर्ड जो है वो करने की उन्होंने कोशिश की है, हर तबके के लोगों को साथ में लाने की। तो अल्लाह करे कि हम दुआ करते हैं कि ये चलता रहे क्योंकि पाकिस्तान की बका के लिए बहुत अहम है। ठीक है, शहजादा जुल्फिकार साहब, सर आपकी तरफ आऊंगी। जो एक्सपेक्टेशंस इस वक्त आवाम की हैं और हम सब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको ये लगता है कि ये जो केयर टेकर सेटअप है ये उस पर पूरा उतरेगा? और जिस चीज़ें जिस डायरेक्शन में हमें जाती हुई नज़र आ रही हैं, आपको ये लग रहा है कि जो एतमाद इस वक्त आवाम का भी नज़र आ रहा है और बाकी जो सारे हलके हैं वो भी एतमाद कर रहे हैं इस सेटअप पे, तो ये चीज़ें इसी तरह आगे बढ़ेंगी और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम होगा? साफ़ी साहब तो ये कंपैरिजन भी थोड़ा सा वो दे रहे थे कि जो पहले केयर टेकर सेटअप रहे हैं उनकी निस्बत ये हमें ज़्यादा मुनासिब और ज़्यादा बेहतर सेटअप नज़र आ रहा है। देखिए बिल्कुल इनकी जो ये कह रहे हैं हुमायूं खान साहब या रशीद साफ़ी साहब जो कह रहे हैं कि ये देखिए दूसरे केयर टेकर और इस केयर टेकर गवर्नमेंट में ये फर्क है कि एक तो बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना है। पिछली जो मुंतखब हुकूमत थी उनको भी और इनका इदराक इनको है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज जब ये बात की उन्होंने कहा ये माशी चैलेंजेस हैं और इस माशी चैलेंजेस में हम कोई ब्रेक नहीं लग जाता। सही। केयर टेकर गवर्नमेंट आती इसीलिए है कि आप डे टू डे अफेयर को चलाएं और आप इलेक्शन करके चले जाएं। लेकिन उनमें और इन पिछली हुकूमतों में ये फर्क रहा है कि एक तो पिछले बहुत ही ज्यादा जो है जो PDM की हुकूमत थी उनके लिए काफी चैलेंजेस थी। उससे पहले हुकूमत ने चीजों को इस तरह बिगाड़ दिया था, मामलात को इस तरह बिगाड़ दिए थे, उनके लिए भी उन्होंने भी दिन रात मेहनत करके कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सहारा दिया। आज इस बर्डन को लेके केयर टेकर गवर्नमेंट को खुद लेके आगे चल रही है कि इन चैलेंजेस को किस तरह निपटा जाए और इदराक उनको है, उनको उनकी रेशनलिटी है, प्रिवेल करती है कि हमने इन चैलेंजेस को भी देखना है, दहशतगर्दी के चैलेंजेस को भी देखना है और फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो है वो भी हमने करके हमने इक्तिदार उनको जो भी इलेक्टेड लोग हैं जो इलेक्शन में आते हैं इलेक्टेड लोग उनको सौंप देना है और फिर चीजें इस तरह चलती हैं। तो ये इनका जरूर वो है और ये शायद आप देखें ना एक चीजें इस तरह चल पड़ी हैं कि डीलिमिटेशन का प्रॉब्लम आ गया। 3 महीने से 4 हो सकते हैं, 5 महीने भी हो सकते हैं और उससे बढ़ भी सकता है कि इलेक्शन कमीशन एक ग्रीन सिग्नल देगा कि जी हमने ये काम कर लिया है, गो अहेड। जाहिर है वो अपने चीजों
उस तरह लेके आगे चलेंगे। तो ये फर्क बुनियादी तौर पर, वरना केयर टेकर गवर्नमेंट का तो काम सिर्फ ये होता है कि आप फाइलें जो हैं वो चीजें रुके ना, गवर्नमेंट की जो वो काम है वो रुके ना, आप डे टू डे अफेयर्स को सिर्फ देखते रहेंगे और इलेक्शन करा के चले जाएंगे और 90 डेज का पता भी नहीं चलता इस तरह। तो ये जरा ये है कि इन चीजों को देख रहे हैं और दूसरा मालियाती अदारों के साथ, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने अभी उनसे गुफ्तगू करते हुए जो ट्रेडर्स हैं उनके साथ बातचीत ये कही है कि जी हम उनको भी जायजा ले रहे हैं क्योंकि एम्पावर उनको किया गया है। तो ये 2-3 उनको चैलेंजेस हैं और मैं समझता हूं कि 2-3 चैलेंजेस को वो बखूबी तौर पर और उनको एक और बात जो आपने बुनियादी जो आपने एक बात की है कि एक्सपेक्टेशन लोगों की, जी तो ये गैर जानिबदारी का जो तासुर है वो बहुत अहम चीज है और वो हमें नजर भी आ रहा है। देखिए प्राइम मिनिस्टर को और उनकी टीम को बखूबी अंदाजा है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। लोगों की एक्सपेक्टेशंस ये है कि महंगाई, लोगों की एक्सपेक्टेशन ये है कि पेट्रोल की कीमतें, अब गवर्नमेंट अपने तरफ से कोई टैक्सेस ना लगा सकती है ना लगाई जी। वो कहते हैं कि इंटरनेशनल जो मार्केट में जो प्राइसेस होंगी वो हम आपको शिफ्ट कर देते हैं, वो चीजें कर देते हैं। अगर इंटरनेशनल मार्केट में चीजें कम होंगी और फ्यूल की प्राइसेस कम होंगी तो लामाला गवर्नमेंट जो है लोगों को रिलीफ देगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली जाहिर है कि वो फिर हो जाएगा। लेकर नहीं चलना कि और लोगों के लिए मुश्किलात पैदा तो करनी नहीं है, उसका इदराक इनको। जी ठीक है, यानी इस वक्त जो सारे इकदाम किए जा रहे हैं उनसे ये तासर उभरता है कि ये हुकूमत जो है ये गैर जानिबदार तरीके से आगे बढ़ रही है। अभी एक और हमारे पास मौजूद है, उस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जिस तरह से वो कोर्ट्स पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं, इस पर भी बात होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। यहाँ मसाइल की बात नहीं करेंगे, जिस मुल्क के मसाइल की हम तमाम शोज़ में बात करते रहे, आज उस वतन की बात करते हैं। तुम अपनी सेहत का शुक्र अदा करोगे तो तुम्हें सेहत दूंगा, अगर तुम अपनी तालीम का शुक्र अदा करोगे मज़ीद तालीम दूंगा। कुर्बानियों की बात करें तो लाइन लगी हुई है ऐसे शहीदों की, और आज उनकी फैमिलीज, जिनके बच्चे हैं, और आज तक ये कुर्बानियाँ सरहदों पर जारी है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक के कारकुनों को मोदी हुकूमत मुसलसल हिरासा कर रही है। खुर्रम परवेज और इंसानी हुकूक के दीगर कारकुनों को झूठे मुकदमात में फंसाया जा रहा है। मोदी हुकूमत मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक के कारकुनों को निशाना बनाने के लिए काले कवानीन का इस्तेमाल कर रही है। इंसानी हुकूक के कारकुनों का जुर्म मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी को बेनकाब करना है। आलमी बरादरी मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक के कारकुनों को हिरासा करने पर भारत का एहतसाब करे। और नाज़रीन, इस वक्त हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी हमें नज़र आ रही है। ज़ाहिर है कि बहुत सारी अदालतों में बहुत सारे उनके केसेस हैं, लेकिन वो जिस तरह से उसको फेस कर रहे हैं या जो रिएक्शंस दे रहे हैं, तो वो चीज़ें अब इस तरह से उभर कर सामने आ रही हैं कि वो अदम एतमाद कर रहे हैं। चाहे लोअर कोर्ट की बात हो, वहाँ पर भी उनको एतमाद उन पे भी नज़र नहीं आता। फिर वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे अदम एतमाद कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे फैसले हुए हैं माजी में, हमने देखा जो उनके हक़ में गए हैं, उन्होंने उसका फ़ायदा भी समेटा है, फैज़ उसका समेटा है, उनको ज़मानतें भी मिली हैं, बहुत सारी उनके फेवर में काम हुए हैं। लेकिन जहाँ पर उन्हें ऐसा फ़ैसला कुछ महसूस होता है कि जो ये हमारे हक़ में नहीं आएगा, वहाँ पर वो ये कहते हैं कि फ़ेयर ट्रायल नहीं हो रहा। इस अदम एतमाद की वजह क्या है, इसका पस मंज़र क्या है, क्यों इस तरह का रवैया अपनाया जा रहा है मौजूद अदालतों के ख़िलाफ़, इसी पर हम बात करेंगे। इस वक्त साफ़ी साहब
क्या कहते हैं सर? जी नाहिद, सच्ची बात है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह है इस वक्त जेल में है, उनके ख़िलाफ़ बात करने में ज़्यादा मुझे है आसानी नहीं हो रही और मुनासिब बात मुझे नहीं लगती। लेकिन क्या करे कि इस जमात का एक वतीरा ऐसा रहा है। आज का दिन आप देख लीजिएगा कि एक जानिब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं और इस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला है उन्होंने बाकायदा दरख्वास्त दायर की है और इसी कोर्ट ने, इसी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है आज ही के दिन और पिछले हफ्ते के आप केसेस निकाल लीजिएगा तो उसमें कई मामलात में इस जमात के कई रहनुमाओं को रिलीफ भी दिया है कानून और आईन के मुताबिक जो उनका हक बन रहा था। जिसमें उनका हक नहीं बनता या उनके केसेस संगीन है या उसकी नोयत कानूनी और आईनी तौर पर अदालत की नज़र में माफ़ी के लायक नहीं है तो उसमें तो अदालत ने अपना रास्ता, कानून ने तो रास्ता इख्तियार करना है। उस पर उनको एतराज़ है कि उनके ख़िलाफ़ जो है पहले उनके जो लीडर इस वक्त जो अटक जेल में है उनका ये वतीरा था और अब उनके जो वकला है उनका ये वतीरा है कि उनके हक़ में फ़ैसला ना आए तो वो अदालत बुरी, जो उनके हक़ में फ़ैसला दे दे वो अदालत अच्छी। क्योंकि सारी चीज़ें अदालती मामलात है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस की सुनवाई हुई है, अदालती मामला है इसलिए ज़्यादा मैं तफसील में उस पर बात नहीं कर सकता। नवाज शरीफ साहब का बयान उस पर आ चुका है, मरियम नवाज साहिबा का उस पर बयान आ चुका है, मरियम औरंगज़ेब साहिबा का उस पर बयान आ चुका है। बाकी सियासी आईनी माहिरीन और कानूनी माहिरीन ने भी उस फैसले पर तनकीद की है, लेकिन हमें ज़ेब नहीं देता कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी फ़ैसले पे हम तनकीद करें। जब फ़ैसला आएगा उस पर फिर हम बात कर सकते हैं। लेकिन एक जानिब अदालतों के दरवाजे पे खड़े भी है, दूसरी जानिब अदालतों पे एतमाद भी नहीं है। तो ये तासुर यही है इस जुमात के बारे में कि जो भी इदारा, ये सिर्फ अदालत की हद तक बात नहीं है, जो भी इदारा उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक हरकत ना करे या कोई एक्ट ना करे तो वो इदारा बुरा हो जाता है। आज इंसदादी दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत ने जो 9 मई का साने आता उसमें भी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को शामिल तफ्तीश और उनके खिलाफ मुकदमे को आगे बढ़ाने के अहकाम जारी की है। तो कल से इंसदादी दहशत गर्दी की अदालतें भी शायद बुरी हो जाए। मतलब कहने का ये है कि ये जमात जो है इनसे गलतियां तो सरजद हुई है, ठीक है, जो उनका आईनी और कानूनी हक है ज़रूर मिलना चाहिए। जो गिरफ्तार साबिक वज़ीर आज़म है AC मिल गया, उनको जो ज़रूरी अशियाती जो बहैसियत साबिक वज़ीर आज़म उनको बिल्कुल मिलनी चाहिए। वो अगर माजी में किसी साबिक वज़ीर आज़म या साबिक सियासी लीडर के साथ ज़्यादतियाँ हुई है तो वो बहुत बुरी बात थी, लेकिन मौजूदा निगरान हुकूमत को या जो इंतज़ामिया है या जो अदलिया है हमसे वही तवक्को कर रहे कि जो गिरफ्तार वज़ीर आज़म है उनके साथ एक साबिक वज़ीर आज़म का बिहेवियर किया साफ़ी साहब का कलामी मौफ़। अब सवाल मेरा आपसे ये है, क्या ये पहली दफ़ा हो रहा है पाकिस्तान की तारीख में? क्या इससे पहले जो बाकी वज़राए आज़म रहे हैं या उनकी फैमिलीज़ को कभी कोई सज़ा नहीं हुई, कभी उनकी हमेशा उनकी मंशा के मुताबिक के फैसले आते रहे, इसी तरह से रिएक्शन होता था? देखिए माजी में हम जाते ही नहीं है, जो मौजूदा सेटअप था, जो अभी जिस जमात का लीडर यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से पहले जिनकी हुकूमत थी नवाज शरीफ साहब की, मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म थे, बच्चा अब जानता है। उन जजों ने जो रिटायर्ड हो चुके हैं उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि हम पे प्रेशर था और वो फैसले हमने आईन और कानून की बजाय प्रेशर के तहत दिए थे। उन्होंने उन फैसलों को तस्लीम करके ना सिर्फ इक़्तिदार से वो अलग हुए बल्कि सियासत के दरवाजे आज तक उन पे बंद हैं। नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ। फिर उनके बेटी के साथ क्या हुआ, फिर यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ क्या हुआ, फिर राजा परवेज़ अशरफ के साथ क्या हुआ, आसिफ अली जरदारी के साथ क्या हुआ, फरियाल तालपुर के साथ क्या हुआ। मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात ही नहीं करता जिनकी आप खुद अदलिया के लोग कह रहे हैं कि उनकी जो है अदालती कत्ल उनका हुआ था। उन्होंने अदालत के फैसलों के सामने सर तस्लीम खम किया था और अदालती रस्तों से ही अदालत से शिनवाई मांगी थी। ये जमात जो है इन्होंने देखे जब एक गिरफ्तारी हुई तो 9 मई का वाक़या करवाया। अब जब वो उनकी अवामी रद्द-ए-अमल उनके पास उस तरह नहीं है जो 9 मई से पहले, जो 9 मई से पहले था, जो इनको शायद एक भरम था इनका वो टूट चुका है। अब इदारों को बदनामी का एक तासुर उबारने की कोशिश कर रहे हैं।
बचाव का एक ही रास्ता है इस जमात के लिए कि कानून का सामना करे, कानूनी और आईनी तरीके से अपने केसेस का दिफा करे। जिन केसेस उनके खिलाफ या अदालत ये करार दे दे कि उनके खिलाफ गलत है, वो उनका बिल्कुल खात्मा होना चाहिए, उनको रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन अगर इनसे गलतियां सरजद हुई है, कानून को तोड़ा गया, आईन को तोड़ा गया है, तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करने में आज़ाद है और कानून को ज़रूर अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। ठीक है, मैं इसी पर शहजादा जुल्फ़िकार साहब की भी राय ले लेती हूँ। सर, इस बिहेवियर की क्या वजह है, क्यों ये प्रेशराइज करने की कोशिश की जाती रही है इस जमात की जानिब से? हमेशा से देखते आए हैं इदारों पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की जाती रही, मुख्तलिफ हीले बहाने तरीके इस्तेमाल किए जाते रहे। देखिए, पॉलिटिकल लीडर हमेशा पॉलिटिकल आपके पार्टीज के जो एक्टिविस्ट हैं वो तैयार रहते हैं जेल जाने के लिए। वो कहते हैं कौन सा कोई इखलाकी जुर्म हमने किया हुआ है, तो हमने कोई चोरी की है, हमने कहीं से वो क्या हमें गिरफ्तार करें, भेजें जेल, जो कुछ हमने करना है वो फेस करते हैं। जो भी आपके सामना जो भी वो आपके खिलाफ इल्जामात हैं, आप उसको फेस करते हैं, खंदा पेशानी से फेस करते हैं। दूसरा ये है कि आपके पास अपील के रास्ते होते हैं कि आप उसको पुरअमन तौर पर वो करें और इत्तेमाद करें। लेकिन जब कभी आप ये एक ऐसा रवैया जो इस सोसाइटी में बदकिस्मती से पिछले 3 साल में इसमें आपके पॉलिटिक्स में एक बदजबानी का जो एक कल्चर प्रमोट किया गया है, इसी तरह ये प्रमोट किया गया है कि गाली गलोच आप दे दें, आप अदालतों को भी घसीटें, आप अदारों को भी घसीटें, आप जो हमारी फौज है उसको भी घसीट लें, और ओवरऑल जब तक अच्छा ये इसी के साथ ही मैं इसको जोड़ता हूँ, अगर वही मीडिया आपकी अगर बात करे, चंद लोग बात करें, आप कहते हैं वाह 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 क्या हुआ है। वही मीडिया अगर कहते हैं कि नहीं जी ऐसे गलतियां आपसे, यूं कहते हैं नहीं ये मीडिया तो बिका हुआ, ये तो लिफाफा जर्नलिज्म है, ये तो लिफाफा खोर है, ये तो लिफाफा लेते हैं। इसी तरह आप उनके जजेस के बारे में भी ये कहें, फैसले आए कानून के मुताबिक, वो आपको सूट करे, आप कहें वाह वाह कोर्ट तो आजाद है, बाकी तो सब जो है गुलाम है। फिर जब कोर्ट उसी कानून के तहत चीजें वो फैसला करें और वो फैसला आपके खिलाफ जाए, आप कहें नहीं जी कोर्ट पे इत्तेमाद नहीं है। देखिए, आप कोर्ट पर, आप इसी सोसाइटी में हैं, आप कोर्ट पे इत्तेमाद नहीं करते हैं, आप मीडिया पे इत्तेमाद नहीं करते हैं, आप अदारों पे इत्तेमाद नहीं करते हैं, आप पार्लियामेंट पे इत्तेमाद नहीं करते हैं। आपने इस्तीफे क्यों दिया, मुझे बताएं। अगर आप इस्तीफे आज नहीं देते पार्लियामेंट में, आप अपना बेहतर किरदार अदा कर सकते थे। आपका ये ख्याल था कि हम छोड़ दें, हम उस फोरम को छोड़ देंगे तो ये सारा सिस्टम बैठ जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। आपके बरखिलाफ, आपके एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ आपने जो प्लान किया था वो गलत हुआ, आपके प्लानिंग सारी गलत हो गई। अब आप किसी को भी जो कहते रहे, कितने लोग उसको तवज्जो देंगे? उनका उनके जो कारकुन है जो मुल्क से बाहर बैठे हुए, मुझे बताएं वो एक लीडर के घर के सामने जाकर, ये कोई शराफत है कि उसके घर के सामने बैठ के जो है ऐसे ऐसे अलकाबात दें और कोई जो है बदजबानी करे? और खवातीन क्यों इस तरह कर रहे हैं? अपने कारकुनों को कहना चाहिए कि पॉलिटिकल एक शाइस्तगी का नाम है, पॉलिटिक्स एक शाइस्तगी का नाम है। आप शाइस्तगी से बात करें, आप जो फैसले आपके खिलाफ आए हैं, आप कहें जी आपने गलत किया, हम इससे इत्तेफाक नहीं करते हैं, हम इसमें अपील में जाते हैं, आप दूसरे फोरम पर जाएं। और अगर आप इख्तिलाफ रखते हैं, अपील का आपका हक भी खत्म हो गया, तो आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी शाइस्तगी से करें कि अगले को बुरा ना लगे और वो आपके लिए चीजें बेहतर हो। तो ये लोगों को भी बुरा लग रहा है, मैं समझता हूँ रोज बरोज ये पार्टी जो है अपना वो हल्का खोती जा रही है। सही है। अच्छा, हुमायूं साहब, क्यों कानून का सामना करने से कतरा रहे हैं? ये सबर आजमा मराहिल होते हैं, जब कोई चीज़ें अदालत में होते हैं, केसेस होते हैं, तो जाहिर है कि फिर उसमें सबर का मुजाहिरा करना चाहिए, भुगतें। जी, भुगतना तो चाहिए उनको। असल में तो अगर आप हिस्ट्री देखें तो इससे पहले अगर उनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल जिसको वो कहते हैं, उसमें वो कुछ चंद घंटे के लिए एक दफ़ा गए थे, और इससे पहले जो है 2-3 दिन के लिए गए थे चंद महीनों पहले। तो उन्होंने तो शायद वो जेल देखी नहीं जिस तरह के यहाँ पे हमारे बाकी जो लीडर्स थे, जिनके जुडिशल मर्डर्स भी हुए, जो 5-5, 6-6 साल जेलों में रहे। मैं प्रेसिडेंट जरदारी की बात कर रहा हूँ, उसके अलावा नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, वो बाकी एक लंबी लिस्ट है हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो कि अरसा दराज जेलों में रहे, और कभी वो डिक्टेटर्स का मुकाबला करते रहे, कभी जो पॉलिटिकल डिक्टेटर्स हैं उनका, कभी वो मिलिट्री उनका। तो ये जो
पॉलिटिकल स्ट्रगल होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें सहनी पड़ती हैं। जो साबिक चेयरमैन पीटीआई हैं वो इस वक्त जो है, अभी इन्होंने कहा रशीद साहब ने कि शायद उनको एसी की भी सहूलत और बाकी भी मिल गई है, तो वो अपनी तरफ से तो हमें बड़ी उनकी तस्वीरें आया करती थी कि वो गर्मी में लेटे हुए हैं और ज़मीन पे बैठे हुए हैं और इस तरह का कर रहे हैं। तो अचानक जाते सारी हमें पहले दिनों में ही उनकी जो उनका हक है, बाय द वे मैं ये नहीं कह रहा कि उनको नहीं मिलना चाहिए, लेकिन वो बताते थे कि ये ज़रूरत नहीं है। आप उनकी अमेरिका की वो तकरीरें निकालने जब वो गए थे दौरे पे, तो उन्होंने कहा कि मैं वापस जाऊँगा तो मैं टीवी बंद कर दूँगा, मैं एसी निकाल दूँगा, मैं पंखा बंद कर दूँगा, और इस किस्म के बहुत सारे और भी हैं। नहीं चलिए, वो तो अब जो चीजें जिस तरह से आगे कानूनी तौर पे बढ़ेंगी, लेकिन इनका बिहेवियर की हम चूंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो वो क्यों उसमें तब्दीली नजर नहीं आ रही है? वही प्रेशर टैक्टिक्स जो पहले यूज किए जाते थे, उसी किस्म की चीजें नजर आ रही हैं, कोई तब्दीली वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आई। नहीं, उसकी रीजन यही है कि अगर आज या कल की भी हाँ, उसकी रीजन ये है कि कल परसों भी उनकी कोई ऑनलाइन कोई वीडियो उन्होंने अपने जो है वो जो अकाउंट से की, तो ये पहले से बहुत ज़्यादा तैयारी करके ये बैठे हुए थे कि अगर ये होगा तो ये करेंगे। उनको अभी भी इस चीज़ का जो है वो लग रहा है कि शायद अवाम बहुत ज़्यादा जो है वो मेरे पीछे, और अवाम की उस ताकत के ऊपर मैं इदारों को, जुडिशरी हो जाए, इस्टेब्लिशमेंट हो जाए, पॉलिटिशियंस हो जाएं, और कोई भी ऐसा लॉ इन्फोर्समेंट, उनको मैं ब्लैकमेल करके अपने हक में फ़ैसले करवाऊँ, जो कि उनके हक में पहले कुछ हुए भी हैं। तो बेसिकली ये जो जोम है उनको उसकी वजह से अभी भी जो है वो अपनी जिद से हट नहीं रहे। देखते हैं कि कब तक ये सिलसिला चलता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रशीद साफ़ी साहब, हुमायूं खान साहब और शहजादा जुल्फ़िकार साहब मेरे साथ मौजूद थे। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है नाज़रीन, अगले हफ्ते अब आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।